अजीज़ तलबा तलबात अस्सलाम वालेकुम। आज की इस ऑनलाइन वीडियो में आप सबका खैर मकदम है। अजीज़ तलबा तलबात 12वीं जमात इल्म माशियात, हमारा चैप्टर नंबर 4 तज्ज़िया रसद या हाजिरीन का सलूक और बर्ताव, हम इसका मुतालिया कर रहे थे। अजीज़ तलबा तलबात, इसके अंदर हम बहुत सारे नुकात का मुतालिया कर चुके हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम इनफरादी रसद का जदोल और बाज़ारी रसद का जदोल और इसके अलावा बाकिया नुकात का मुतालिया करेंगे। तो अजीज़ तलबा और तालिबात, सबसे पहले हम लेंगे इनफरादी रसद का जदोल। सिंपली इनफरादी रसद का जदोल यानी इनफरादी रसद, जैसे रसद को हमने इस तरह से डिफाइन किया अज़ीज़ तलबा और तालिबात कि एक आजिल मखसूस वक्त में मखसूस कीमत में शय की मखसूस मिकदार बाजार में फरोख्त के लिए लाता है या मखसूस मिकदार की रसद करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे रसद कहा जाता है, उसे सप्लाई कहा जाता है। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, यहाँ पर वर्ड इनफरादी रसद है, यानी एक आजिर जो है, एक आजिर से यहाँ से मुराद एक आजिर है। इनफरादी रसद से मुराद एक आजिर है। एक आजिर जो है मखसूस कीमत पर मखसूस वक्त में शय की मखसूस मिकदार की जो रसद करता है, उसे इनफरादी रसद कहा जाता है। आसान अल्फाज में इसको यूं बयान किया जा सकता है कि एक आजिर की रसद को इनफरादी रसद कहते हैं, या और दूसरे अल्फाज में इसको इस तरह से बयान किया जा सकता है कि एक आजिर अपनी पैदावार एक मखसूस वक्त में मखसूस कीमत में अपनी पैदावार की मखसूस मिकदार बाजार में फरोख्त के लिए लाता है, तो उसे इनफरादी रसद कहते हैं। तो अजीज तलबा और तालिबात, इनफरादी रसद का जदोल जो है एक आजिर की मुख्तलिफ कीमत पर मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ कीमत पर शय की मुख्तलिफ मिकदार की रसद की वजाहत करता है। तो इनफरादी रसद को हम जदोल और डायग्राम के जरिए भी वाज़े कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दो कॉलम बनाएंगे। पहला जो होगा कीमत होगा, फर्स्ट कॉलम के अंदर हम कीमत लेंगे। कीमत को हम रुपीस में जाहिर करते हैं, रुपीस में जाहिर करेंगे, और यहाँ पर जो है रसद लेंगे, रसद को हम टन्स में जाहिर करेंगे, रसद टन में जाहिर करेंगे। तो अजीज तलबा और तालिबात, इस जदोल को हम इस तरह से बनाएंगे। कीमत 10 रुपये, 20 रुपये और 30 रुपये। 10 रुपये पर रसद जो है 10 थी, 20 रुपये पर रसद 20 टन थी और 30 रुपये कीमत पर शय की रसद 30 टन थी। तो जरूरी नहीं है कि जो जदोल हमने यहाँ पर बनाया है यही जदोल से आपको वाज़े करना है। आप जदोल अपने तौर से भी बना सकते हैं और इसकी वजाहत कर सकते हैं। बस इस जदोल को बनाते वक्त एक बात जो ध्यान में रखना है आपको कि रसद और कीमत के दरमियान जो ताल्लुक है वो ताल्लुक बरकरार है, यानी रसद और कीमत के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इससे मुराद ये होता है कि कीमत में जब इजाफा होता है तो रसद फैलती है और कीमत में जब कमी वाक़ होती है तो रसद सुकड़ती है। ये हमारा कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को पेश नज़र रखकर हम जदोल बना सकते हैं। ये जदोल भी बिल्कुल उसी तरह से बनाया गया है। देखेंगे यहाँ पर जब कीमत शय की कीमत, जदोल को अगर हम इस तरह से वाज़े कर सकते हैं, जब शय की कीमत 20 रुपये पर केजी थी तो एक आजिर की रसद जो है शय की 20 टन थी। कीमत 20 से कम होकर 10 रुपये पर केजी हो जाती है शय की कीमत, तो आजिर की रसद जो है 20 से कम होकर 10 टन हो जाती है। और इसी तरह से कीमत जब 20 रुपये से बढ़कर 30 रुपीस हो जाती है तो आजिर की रसद भी 20 टन से बढ़कर 30 टन्स हो जाती है। तो अजीज तलबा और तालिबात, इससे ये बात वाज़ेह होती है कि जब कीमत में इजाफा होता है तो रसद जो है रसद फैलती है और जब कीमत में कमी वाक़ होती है तो रसद सुकड़ती है। ये दरअसल इसलिए होता है क्योंकि एक आजिर होता है, एक आजिर जो होता है, आजिर का सुलूक और बर्ताव, कीमत तब्दील होने से उसका सुलूक और बर्ताव भी तब्दील होता है। कीमत तब्दील, क्योंकि एक आजिर का मकसद जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना उसका मकसद होता है। आजिर जब कीमत ज़्यादा होती है
है तो रसद ज्यादा करता है, और जब कीमत कम होती है तो रसद कम करता है। दरअसल ये इसलिए होता है क्योंकि एक आजिर का मकसद जो है बेहतरीन मुनाफा होता है। तो इस तरह से हम जदवल को वाज़ेह कर सकते हैं। जदवल की मदद से हम डायग्राम बना सकते हैं। इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं जैसा कि हमने रसद का डायग्राम बनाया, रसद के कानून की वजाहत में जो डायग्राम बनाया, बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पर डायग्राम से भी वाज़ेह कर सकते हैं। ओ वाई, यहाँ पर ओ वाई महवर है और ये ओ एक्स महवर है। ओ एक्स महवर है, ओ वाई महवर पर कीमत को जाहिर किया गया है, ओ एक्स महवर पर इनफरादी रसद को या रसद को जाहिर किया गया है। अब यहाँ पर कीमत दी गई है 10, 20, 30, तो इस तरह से हम इसको वाज़ेह कर सकते हैं। इसी तरह से रसद भी देखेंगे, यहाँ पर 10, 20, 30 है, तो इस तरह से हम इसको भी वाज़ेह कर सकते हैं। यहाँ पर कीमत देंगे हम 10, 20 और ये 30, 30, 10, 20 और ये 30। अब देखेंगे यहाँ पर जदवल की मदद से हम डायग्राम बना सकते हैं। तो जदवल में जब कीमत शय की कीमत 10 रुपए पर केजी थी तो रसद आजिर की रसद जो है 10 टन थी। तो 10 रुपए पर केजी और ये 10 टन, दोनों को हम मिला देंगे, एक नुक्ता हासिल होगा यहाँ पर। इसी तरह से 20 रुपए पर केजी पर आजिर की रसद जो थी 20 टन थी, और 30 रुपए पर केजी पर आजिर की रसद जो है 30 टन हो जाती है। अब इन तमाम नुकात को अगर हम मिला दें तो एक खत हासिल होता है, उस खत को हम रसद का खत कहते हैं। इसको हम एसएस से जाहिर करते हैं। एसएस जो है इंडिविजुअल सप्लाई कर हुआ है, यहाँ पर एसएस जो है इंडिविजुअल सप्लाई कर हुआ है। तो इस तरह से रसद का खत जो है मजबूत ढलान बनाता है, पॉजिटिव स्लोप बनाता है, क्योंकि रसद कीमत और रसद के दरमियान जो है बराह रास्त ताल्लुक है। तो अजीज तलबा और तालिबात, इस तरह से हम इनफरादी रसद के जदवल की वजाहत कर सकते हैं, जदवल की मदद से डायग्राम बना सकते हैं और डायग्राम को भी वाज़ेह कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर ओ वाई महवर पर कीमत को जाहिर किया गया है और एक्स महवर पर रसद इनफरादी रसद को जाहिर किया गया है। और शक्ल में जो है एसएस जो है इंडिविजुअल सप्लाई कर वह इनफरादी रसद का खत है जो दाएं से बाएं नीचे से ऊपर की जानिब ढलान बनाता है। तो इस तरह से इसको वाज़ेह किया जा सकता है। इसी तरह से बाजारी रसद का जदौल भी जो है हम वाज़ेह कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर अजीज तुलबा तलबत, अब यहाँ पर बाजारी रसद को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो बाजारी रसद को बिल्कुल आसान तरीके से इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि तमाम आजिरीन की रसद के मजमूए को हम बाजारी रसद कहते हैं। सिंपल वन सेंटेंस में इसको इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि तमाम आजिरीन यानी मार्केट के अंदर जितने भी आजिरीन हैं
उन तमाम आजरीन की रसद के मजमूए को हम बाजारी रसद कहते हैं या हम बाजारी रसद कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बाजारी रसद या दूसरे अल्फाज में इसको बेहतर तरीके से इस तरह से भी बयान किया जा सकता है कि तमाम आजरीन की मखसूस वक्त में मखसूस कीमत पर शय की मखसूस मिकदार की रसद को हम बाजारी रसद कहते हैं, बाजारी रसद कहते हैं या बाजारी रसद कहते हैं। मिसाल के तौर पर महाड़ का ये बाजार है, इस बाजार के अंदर अशिया और खिदमात की रसद करने वाले जितने भी आजरीन है ABCDEFGHIJKLMNOPQRST जितने भी आजरीन है जितने भी आजरीन है वगैरह वगैरह, इन तमाम आजरीन की रसद को जमा करने से महाड़ के बाजार की बाजारी रसद मालूम होगी। यानी एक बाजार के अंदर तमाम आजरीन की मखसूस वक्त में मखसूस कीमत पर शय की मखसूस मिकदार की रसद के मजमूए को तमाम की रसद के मजमूए को बाजारी रसद कहते हैं। तो सिंपली हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि तमाम आजरीन की रसद के मजमूए को हम बाजारी रसद कहते हैं, या और उसको बेहतर तरीके से तमाम आजरीन की मखसूस वक्त में मखसूस कीमत पर शय की मखसूस मिकदार की रसद के मजमूए को हम बाजारी रसद कहते हैं। अब यहाँ पर एक बाजार के अंदर बहुत सारे आजरीन होते हैं, तो हम उन तमाम को नहीं ले सकते, तो हम यहाँ पर 3 आजिर लेते हैं ABC 3 आजिर लेते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर 10 रुपए कीमत पर ए आजिर की रसद जो है 5 थी, बी आजिर की रसद 6 थी और सी आजिर की रसद जो है 4 थी। तो इस तरह से इन तमाम का मजमुआ जो होता है 10 थी, 10 6 4, इस तरह से 20 बराबर है। अब यहाँ पर देखेंगे कि 12, उसके बाद यहाँ पर 18 और ये 20, इस तरह से यहाँ पर 50 होगा। अब यहाँ पर 30 रुपए पर यहाँ पर 15, 20, 25, 60। तो इस तरह से बाजारी रसद हासिल होगी। यानी बाजार में 3 आजिर है ABC, इन तीनों आजिरीन की रसद के मजमूए को बाजारी रसद कहा जाएगा। तो बाजारी रसद का जदोल जो है, पहले बाजारी रसद को हम डिफाइन किए कि बाजारी रसद तमाम आजिरीन की रसद के मजमूए को हम बाजारी रसद कहते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि जदोल के जरिए बाजारी रसद का जदोल जो है मुख्तलिफ आजिरीन मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ कीमत पर अशिया की मुख्तलिफ मिकदार जो बाजार में रसद करते हैं उसके मजमूए को बाजारी रसद कहते हैं। तो यहाँ पर जदोल के अंदर 3 आजिर हमने लिया है, आजिर बी, आजिर सी, और इन तीनों आजिरीन की रसद का मजमुआ जो होगा बाजारी रसद होगा। ABC इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, यानी तीनों आजिरीन की रसद के मजमुए को हम बाजारी रसद कहेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे जदोल के जरिए हम इसको वाजे कर सकते हैं। ये बाजारी रसद का जदोल है। 10 रुपए कीमत पर ए आजिर की रसद जो है, ए आजिर की रसद 10 टन थी, बी आजिर की रसद 6 टन थी और सी आजिर की रसद जो है 4 टन थी। इस तरह से तीनों आजिरीन की रसद को जमा किया जाए तो 10 रुपए कीमत पर शय की 10 रुपए कीमत थी, तो बाजारी रसद जो है 20 टन थी। इसी तरह से कीमत 10 से बढ़कर 20 होती है तो ए आजिर की रसद जो है 10 से बढ़कर 12 होती है, बी आजिर की रसद जो है 6 से बढ़कर 18 टन हो जाती है और सी आजिर की रसद 4 से बढ़कर 20 हो जाती है। अब इन तमाम ABC तमाम 20 रुपए पर इन तमाम की रसद का मजमूआ जो है बाजारी रसद कहलाएगा। तो इन तमाम की रसद को जमा करने से 50 टन होते हैं। तो 20 रुपए कीमत पर बाजार की बाजारी रसद जो थी 50 टन थी। इसी तरह से 30 रुपए कीमत पर ए आजिर की रसद जो है कीमत में मजीद इजाफा होता है, 20 से 30 हो जाती है। तो यहाँ पर ए आजिर की रसद 12 से बढ़कर 15 हो जाती है, जबकि बी आजिर की रसद जो है 18 से बढ़कर 20 हो जाती है और सी आजिर की रसद 20 से बढ़कर 25 हो जाती है। इस तरह से इन तमाम की रसदों को जमा किया जाए तो 60 टन होते हैं। तो 30 रुपए
पर केजी पर शय की रसद जो है 60 टन हो जाती है, 60 टन हो जाती है। तो इस तरह से जदोल से ये बात वाज़ेह होती है कि शय की कीमत जब ज़्यादा होती है तो बाजारी रसद ज़्यादा होती है, और शय की कीमत जब कम होती है तो बाजारी रसद जो है कम होती है। ये दरअसल इसलिए है कि क्योंकि कीमत और रसद के दरमियान जो है बराह रास्त ताल्लुक है, कीमत और रसद के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इंफराद जैसे एक आजिर की रसद जो है, एक आजिर का मकसद जो है बेशतरीन मुनाफा होता है, उसी तरह से तमाम आजिरीन का मकसद बेशतरीन मुनाफा होता है। तो जब कीमत में अशय की कीमत में इजाफा होता है तो तमाम आजिरीन अपनी रसद में इजाफा कर देते हैं, यानी तमाम रसद फैल जाती है, रसद फैल जाती है। और जब कीमत में कमी वाक़ होती है तो तमाम हाजिरीन की रसद कम हो जाती है, और रसद कम हो जाती है नतीजतन बाजारी रसद भी कम हो जाती है। तो कीमत और बाजारी रसद के दरमियान भी बराह रास्त ताल्लुक है। इस जदवल की मदद से हम बाजारी रसद का डायग्राम बना सकते हैं, बाजारी रसद के डायग्राम की वजाहत कर सकते हैं। तो देखिए ओ एक्स एक्सेस पर ओ वाई एक्सेस है और यहाँ पर ओ एक्स एक्सेस है। अब यहाँ पर देखेंगे ओ वाई एक्सेस पर हमने कीमत को जाहिर किया है, ओ वाई एक्सेस ओ एक्स एक्सेस पर बाजारी रसद को जाहिर किया है, ये बाजारी रसद। कीमत जो थी 10, 20 और 30 थी। और अब यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह से यहाँ पर रसद जो होगी, रसद 60 तक लेना हमें, तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से हम ये 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। तो हम यहाँ पर देखेंगे जब कीमत 10 रुपये पर केजी थी तो बाजारी रसद 20 टन थी। तो यहाँ पर 10 रुपये पर केजी कीमत ये है, इसको और 20 टन, इस तरह से हम इन दोनों नुकात को मिला देंगे तो हमें एक नुक्ता हासिल होगा। इसी तरह से जब कीमत 20 रुपये पर केजी थी तो रसद जो है 50 टन थी। इसी तरह से जब कीमत 20 से बढ़कर 30 हुई तो रसद भी 50 से बढ़कर 50 टन से बढ़कर 60 टन हो गई। अब इन तमाम नुकात को अगर हम मिलाएं, देखेंगे इस तरह से इन तमाम नुकात को अगर हम मिलाएं तो हमें क्या हासिल होगा, बाजारी रसद का खत हासिल होगा। एस जो है बाजारी रसद का खत है, बाजारी रसद का खत है। ये लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, अब इस डायग्राम को भी हम वाज़ेह कर सकते हैं। ओ वाई महवर पर कीमत को जाहिर किया गया है, ओ एक्स महवर पर बाजारी रसद को जाहिर किया गया है। जब कीमत 20 रुपये पर केजी थी तो बाजारी रसद क्या थी, 50 टन थी। जब कीमत 20 से कम होकर 10 रुपीस पर केजी हुई तो बाजारी रसद जो है 50 टन से कम होकर 20 टन हो गई, यानी कीमत कम होने पर रसद भी कम हो गई। और जब कीमत 20 से बढ़कर 30 रुपये पर केजी हो गई तो बाजारी रसद 50 टन से बढ़कर 60 टन हो गई, यानी कीमत में इजाफे से रसद में भी इजाफा हुआ। तो कीमत में इजाफे से रसद फैलती है और कीमत में कमी से रसद सुकड़ती है। अजीज तुलबा और तालिबात, और शक्ल में ऐसे जो है रसद का खत है, रसद का खत जो है दाएं से बाएं नीचे से ऊपर की जानिब ढलान बनाता है। तो ये जो है बाजारी रसद का खत है, मार्केट सप्लाई कर्व है। तो ये दाएं से बाएं नीचे से ऊपर की जानिब ढलान बनाता है, यानी पॉजिटिव स्लोप बनाता है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, इस तरह से हम बाजारी रसद को भी वाज़ेह कर सकते हैं। अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट है लागत का नजरिया, आमदनी और लागत का नजरिया।
जिसको हम कॉस्ट बोलते हैं, लागत का नजरिया, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। लागत का नजरिया, लागत किसे कहा जाता है? सिंपली हम इसको इस तरह से बयान कर सकते हैं कि पैदावारी अवामिल पर किया जाने वाला खर्च जो है लागत कहलाता है। पैदावारी अवामिल पर किया जाने वाला खर्च लागत कहलाता है। यानी पैदावारी अवामिल किसे कहा जाता है? वो अवामिल जो पैदावारी सरगर्मी अंजाम देते हैं और पैदावारी सरगर्मी अंजाम देकर मुख्तलिफ अशकाल में दौलत पैदा करते हैं, उन्हें पैदावारी अवामिल कहा जाता है या आमिलीन पैदाइश कहा जाता है। जैसे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी 4 अहम पैदावारी अवामिल हैं। जब ये चारों एक जगह पर सरगर्म होते हैं, यानी एक जगह पर ये सरगर्म होते हैं, तो क्या होता है? अशिया और खिदमात की पैदाइश होती है, अशिया और खिदमात पैदा होती है। जब चारों एक जगह पर काम करते हैं, सरगर्म होते हैं। जैसे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सबसे अहम जो है मुंतजिम है, जिसको निगरान कहा जाता है। मुंतजिम अपनी पैदावारी सरगर्मी को अंजाम देकर मुनाफे की शक्ल में दौलत पैदा करता है। इसी तरह से दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है कैपिटल है, जिसको हम सरमाया कहते हैं। सरमाया अपनी पैदावारी प्रोडक्शन एक्टिविटी, पैदावारी सरगर्मी को अंजाम देकर सरमाया क्या करता है? सूद की शक्ल में, इंटरेस्ट की शक्ल में दौलत पैदा करता है। इसी तरह से तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है जमीन है। जमीन जो है लैंड जिसको कहा जाता है, जमीन अपनी पैदावारी सरगर्मी को अंजाम देकर क्या करती है? किराए की शक्ल में दौलत पैदा करती है। और फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मजदूर है, मेहनत, जिसे मजदूर कहा जाता है, क्योंकि मेहनत कहा जाता है। लेबर जनरली मेहनत का हामिल मजदूर होता है। मेहनत कौन करता है? मजदूर करता है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, मेहनत का हामिल मजदूर होता है। मजदूर अपनी पैदावारी सरगर्मी को अंजाम देकर क्या करता है? अपनी पैदावारी सरगर्मी को अंजाम देकर उजरत की शक्ल में, तनख्वाह की शक्ल में दौलत पैदा करता है या उजरत की शक्ल में दौलत पैदा करता है। तो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो अपनी पैदावारी सरगर्मी को अंजाम देकर मुख्तलिफ अशकाल में दौलत पैदा करते हैं, जो उनका मुआवजा है। जैसे मुंतजिम का मुआवजा प्रॉफिट है, मुनाफा है। इसी तरह से कैपिटल का मुआवजा जो है, कैपिटल का मुआवजा सूद है, जमीन का मुआवजा किराया है। इसके अलावा जमीन के मुआवजे के अलावा मेहनत का मुआवजा जो है उजरत है। तो ये तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है अपनी पैदावारी सरगर्मी को अंजाम देकर क्या करते हैं? अशिया खिदमात की पैदावार करते हैं और मुख्तलिफ अशकाल में दौलत पैदा करते हैं। तो अजीज तुलबा और तालिबात, लागत से मुराद किसी भी शय को बनाने के लिए जो इखराजात दरकार होते हैं, जैसे उस पर कितना सरमाया लगा, इसके अलावा उस पर कितना सरमाया लगा, इसके अलावा जमीन का किराया क्या होगा, मजदूर की उजरत क्या होगी, इसके अलावा मुंतजिम का मुनाफा क्या होगा और जमीन कहना चाहिए सरमाए का सूद क्या होगा। इन तमाम की अदायगी करने के बाद अशिया खिदमात की कीमत का तयन होता है। तो लागत जो है आम जनरली हम इसको आसान अल्फाज में इसको हम इस तरह से बयान कर सकते हैं कि पैदावारी अवामिल पर किया जाने वाला खर्च जो होता है वो लागत कहलाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है। यानी अशिया खिदमात की तैयारी में पैदावारी अवामिल पर जो खर्च होता है, जो इखराजात आते हैं, उस खर्च को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है, यानी पैदावारी लागत कहा जाता है या लागत कहा जाता है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, इसमें और भी बहुत सारे नुकात हैं। जैसे यहाँ पर कुल लागत है, यानी इसको हम टोटल कॉस्ट कहते हैं, जिसको हम टीसी से जाहिर करते हैं। टोटल कॉस्ट क्या है? अशिया खिदमात की तैयारी या अशिया खिदमात की पैदावार के लिए फर्म के जरिए किया जाने वाला कुल खर्च क्या कहलाता है? टोटल कॉस्ट कहलाता है। यानी टोटल कॉस्ट के अंदर दो तरह के होते हैं। इसके अंदर इसको जनरली इस तरह से भी एक्सप्रेस किया जाता है, TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC। अब यहाँ पर TC जो है टोटल कॉस्ट है, TFC जो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। यानी इसको उर्दू में इस तरह से कहा जाता है कुल कायम लागत।
इस तरह से कहा जाता है। इसी तरह से टीवीसी है, टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को उर्दू में तो कुल मुतगय्यर लागत कहा जाता है, मुतगय्यर लागत कहा जाता है। तो अलामती तौर पर इसका इज़हार इस तरह से भी किया जाता है, इस तरह से भी इसको एक्सप्रेस किया जाता है। तो आप आसान अल्फाज में इसको इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हो कि कुल कायम लागत, कुल कायम लागत और कुल मुतगय्यर लागत के मजमूए को हम क्या कहते हैं? कुल लागत कहते हैं, कुल लागत कहते हैं। अलामती तौर पर इसका इज़हार TC इज इक्वल टू TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, तो सिंपली कुल लागत को इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अशिया खिदमात की तैयारी या पैदावार में एक फर्म की जानिब से, एक फर्म जो होती है, ये फर्म क्या है? एक पैदावारी यूनिट है, पैदावारी यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट है जो अशिया खिदमात की पैदावार करती है। तो एक फर्म की जानिब से किया जाने वाला कुल खर्च जो है कुल लागत कहलाता है। अलामती तौर पर इसका इज़हार इस तरह से किया जाता है TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC। अब इसमें यानी कुल लागत इज इक्वल टू, कुल लागत इज इक्वल टू कुल कायम लागत प्लस कुल मुतगय्यर लागत। अब कुल कायम लागत क्या है? कुल कायम लागत जैसे आपने सरमाए के अंदर पढ़ा कि सरमाया जो है दो तरह सरमाए की दो अहम किस्म है। एक जो है फिक्स्ड कैपिटल होता है, एक वेरिएबल कैपिटल होता है। फिक्स्ड कैपिटल किसे कहा जाता है? फिक्स्ड सरमाया किसे कहा जाता है? कायम सरमाया। वो सरमाया जो पैदावारी सरगर्मी में जिसका बार बार इस्तेमाल होता है, बार बार इस्तेमाल होता है पैदावारी सरगर्मी में, उसे क्या कहा जाता है? उसे कायम सरमाया कहा जाता है। तो यहाँ पर भी कायम लागत किसे कहा जाता है? कायम लागत, कायम कुल लागत किसे कहा जाता है? ऐसे पैदावारी अखराजात, ऐसे पैदावारी खर्च जो कायम अवामिल पर किए जाने से वजूद में आते हैं। यानी कायम अवामिल, ऐसे पैदावारी अवामिल जो कायम होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। जैसे फैक्ट्री की इमारत, फैक्ट्री की इमारत फिक्स होती है, मशीनरीज जो है फिक्स होती है, और मशीनरीज के आलात जो होते हैं, साजो सामान जो है फिक्स होते हैं। तो ये जो है कायम सरमाए कायम है। और इन अवामिल पर होने वाला खर्च जो होता है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहलाता है। यानी मशीनरीज पर जो खर्च होता है, मशीनरीज पर जो खर्च होता है, टूल्स पर जो खर्च होता है, आलात पर जो खर्च होता है, इसके अलावा फैक्ट्री की इमारत पर जो खर्च होता है, इसको क्या कहा जाता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है। तो सिंपली आप इसको इस तरह से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, यानी कुल कायम लागत, कुल कायम लागत। सिंपली आप इसको इस तरह से, या इसको TFC से भी जाहिर किया जा सकता है, TFC भी लिख सकते हो आप। तो कुल कायम लागत यानी ऐसे पैदावारी अखराजात जो कायम अवामिल पर किए जाने से वजूद में आते हैं, ऐसे अखराजात को, ऐसे कुल अखराजात को क्या कहा जाता है? ऐसे कुल अखराजात को TFC कहा जाता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है, यानी कुल कायम लागत कहा जाता है। तो जैसे मिसाल दे सकते हैं आप, फैक्ट्री की इमारत है, मशीनरीज है, ज़मीन है। फैक्ट्री की जो ज़मीन है वो मुस्तकिल रहती है, इमारत मुस्तकिल रहती है, कायम रहती है, मशीनरीज जो है मुस्तकिल रहती है, कायम रहती है। तो इन तमाम पर जो किया जाने वाला खर्च जो होता है वो क्या कहलाता है? इन तमाम पर किए जाने वाला कुल खर्च जो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहलाता है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसमें TVC है। अब देखेंगे यहाँ पर TVC को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसको कुल मुतगय्यर लागत कहते हैं। अब इसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कैपिटल आपको एग्जांपल के जरिए बता दिया गया, ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि मुतगय्यर सरमाया क्या है, फिक्स्ड सरमाया क्या है, कायम सरमाया क्या है। मुतगय्यर सरमाया जैसे खाम माल है, बिजली है, ईंधन वगैरह है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह है जो इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल में आती है। तो ये तमाम जो है क्या होते हैं? ये तमाम मुतगय्यर सरमाया कहलाते हैं। तो इसको भी हम आसान अल्फाज में से मुतगय्यर लागत को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसे पैदावारी अखराजात जो मुतगय्यर पैदावारी अवामिल पर किए जाने से वजूद में आते हैं। मुतगय्यर पैदावारी अवामिल क्या है? जैसे खाम
खाम माल है। इसके अलावा बिजली है, मजदूर है। इसके अलावा मजदूर के अलावा और यहाँ पर ईंधन भी ले सकते हो आप। तो ऐसे अखराजात को क्या कहा जाता है? टीवीसी कहा जाता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। तो इसको इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, औसत लागत किसे कहा जाता है? औसत लागत, एवरेज कॉस्ट जिसको कहा जाता है, औसत लागत, AC जिसको हम कहते हैं। AC औसत लागत क्या है? सिंपली हम इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि औसत लागत क्या है। औसत लागत से मुराद इकाई की पैदावारी लागत, यानी एक यूनिट की पैदावारी लागत जो होती है वो औसत लागत कहलाती है। एक यूनिट की, जैसे एक साबुन की फैक्ट्री है, एक साबुन की फैक्ट्री जो है हजारों लाखों की तादाद में साबुन प्रोड्यूस करती है, साबुन की पैदावार करती है। लेकिन एक साबुन की कीमत जो होती है, एक साबुन की जो लागत होती है वो औसत लागत कहलाती है। तो इसको हम फार्मूले के जरिए भी वाजे कर सकते हैं, जैसा कि AC इज इक्वल टू, यानी एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। तो हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं एवरेज कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल एक फर्म जो है, हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं और आसान एग्जांपल लेते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। एक फर्म 10 वाटर बॉटल तैयार करती है। 10 वाटर बॉटल एक फर्म जब तैयार करती है, 10 वाटर बॉटल तैयार करती है। एक फर्म क्या करती है? वाटर बॉटल्स तैयार करती है। तो इस 10 वाटर बॉटल्स को तैयार करने में उसको क्या होता है? 200 रुपये अखराजात आते हैं, यानी 200 टोटल कॉस्ट होता है। टोटल कॉस्ट 10, टोटल क्वांटिटी कितनी है? 10 है। तो अब यहाँ पर देखेंगे टोटल क्वांटिटी जो है ये 10 है और टोटल कॉस्ट जो है ये है। तो हम इन दोनों को इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, 200 अपॉन 10 दैट मीन्स 20, यानी एक यूनिट की कीमत जो है, एक यूनिट का कॉस्ट जो है 20 रुपीस के बराबर है। तो इस तरह से औसत लागत मालूम की जाती है। तो सिंपली हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, औसत लागत यानी एक औसत लागत से मुराद इकाई पैदावार की लागत को हम औसत लागत कहते हैं। सिंबॉलिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, अलामती तौर पर इसका इज़हार हम AC इज इक्वल टू TC अपॉन TQ से करते हैं। तो इस तरह से या इसको दूसरे अल्फाज में भी आप बयान कर सकते हैं कि टोटल कॉस्ट को, कुल लागत को जब कुल पैदावारी मिकदार से तकसीम किया जाए तो हमें क्या हासिल होता है? औसत लागत हासिल होती है। तो इस तरह से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर AC जो है एवरेज कॉस्ट जिसको हम औसत लागत कहते हैं, TC जो है टोटल कॉस्ट है जिसको हम कुल लागत कहते हैं, और TQ टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी है जो प्रोड्यूस की गई है, टोटल पैदावारी मिकदार है जो मिकदार पैदा की गई है। तो वो है, इस तरह से हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये औसत लागत है, औसत लागत को इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। अब इसके बाद और भी है, यहाँ पर हाशियाई लागत भी आता है। जिसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, MC से इसको शो करते हैं, यानी MC कहते हैं। तो ये जो है कहने का मतलब ये है कि हाशियाई लागत क्या है? हाशियाई लागत मार्जिनल कॉस्ट जिसको कहा जाता है। तो सिंपली हम इसको हाशियाई लागत से मुराद मजीद एक इकाई की पैदावारी लागत को हम हाशियाई लागत कहते हैं। जैसे एक फर्म जो होती है, एक फर्म 200 यानी कहने का मतलब 10 वाटर बॉटल तैयार करती है। 11वीं जब वाटर बॉटल तैयार करती है वो फर्म, तो उसकी हाशियाई लागत हासिल होती है। तो इसको हम सिंपली इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको डिफाइन इस तरह से किया जाता है। सिंपली किस तरह से आपको डिफाइन करना है इसको? हाशियाई लागत से मुराद एक जायद इकाई की पैदावारी लागत, एक जायद इकाई की पैदावारी लागत को हम हाशियाई लागत कहते हैं। अलामती तौर पर इसका इज़हार MC सफिक्स n नंबर ऑफ इज इक्वल टू
टी सी टोटल कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट टी सी सफिक्स एन माइनस टी सी एन माइनस वन, एन माइनस वन। अब यहाँ पर ये हाशियाई लागत है और ये जो है कुल लागत है, ये मजीद एक इकाई की लागत है, एक इकाई की लागत है। जैसे एक फर्म जो होती है, एक फर्म क्या करती है, एक फर्म जो है 10 बॉटल्स तैयार करती है, 10 बॉटल का कॉस्ट जो होता है, कॉस्ट जो होता है 200 रुपीज होता है। अब नंबर 11th बॉटल जब तू तैयार करती है तो उसका कॉस्ट कितना होता है, 11th बॉटल तैयार करती है यानी 11वीं बॉटल तैयार करती है तो उसका कॉस्ट जो है क्या होगा, 220 होगा, 220 होगा, मजीद एक इकाई की पैदावार। तो यहाँ पर इसको इस तरह से वाज़ेह किया जा सकता है। तो सिंपली आप अलामती तौर पर इसका इज़हार इस तरह से किया जाता है। सिंपली आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, हाशियाई लागत से मुराद मजीद या एक अजाफी पैदावारी इकाई की लागत को या एक जायद इकाई की पैदावारी इकाई की लागत को हम क्या कहते हैं, हाशियाई लागत कहते हैं। अलामती तौर पर उसका इज़हार इस तरह से किया जाता है, एम सी एन इज इक्वल टू टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस वन, एन माइनस वन। तो इस तरह से हम इसको वाज़ेह कर सकते हैं। तो ये था लागत का कंसेप्ट, लागत का नज़रिया। लागत के नज़रिए में क्या है, कुल लागत है, कुल लागत में क्या क्या है, कायम लागत है, कुल कायम लागत है, कुल मुतगय्यर लागत है, फिर औसत लागत है, फिर उसके बाद हाशियाई लागत है। तो ये हुआ लागत का नज़रिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आमदनी का नज़रिया, इनकम, कंसेप्ट ऑफ इनकम, आमदनी का नज़रिया। सिंपली इसको आमदनी का नज़रिया हम कह सकते हैं। आमदनी क्या है, आमदनी फर्म के ज़रिए बाज़ार में, एक फर्म जो होती है उसके ज़रिए बाज़ार में अशिया की मुख्तलिफ मिकदार दी गई कीमत पर फ़रोख्त करने से, एक फर्म जो होती है अशिया की पैदावार करती है, अशिया की पैदावार करने पर दी गई कीमत पर क्या करती है, अशिया खिदमात को बाज़ार में फ़रोख्त करके जो आमदनी हासिल करती है उसे क्या कहा जाता है, उसे आमदनी कहा जाता है। तो सिंपली आमदनी एक फर्म जो अशिया खिदमात की पैदावार करके एक कीमत मुतय्यन करके उसे बाज़ार में फ़रोख्त करती है और उससे फ़रोख्त से हासिल होने वाली आमद, हासिल होने वाला पैसा जो होता है, आमदनी जो होती है वो आमदनी कहलाती है, फर्म की आमदनी कहलाती है। तो ये आमदनी का नज़रिया है। तो सिंपली फर्म के ज़रिए अशिया की मुख्तलिफ मिकदार दी गई कीमत पर फ़रोख्त करने से जो अमाउंट हासिल होता है, जो रकम हासिल होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे आमदनी कहा जाता है। तो आमदनी कहा जाता है। तो इसको सिंपली इस तरह से अलामती तौर पर इसको इस तरह से टोटल रेवेन्यू जिसको हम कह सकते हैं, कुल आमदनी, इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। टोटल रेवेन्यू प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी, पी इनटू क्यू। अलामती तौर पर इसका इज़हार इस तरह से किया जाता है। टोटल रेवेन्यू यानी कुल मुहासिल या कुल आमदनी जिसको हम कह सकते हैं, जिसको कीमत और मिकदार से ज़र्ब देने से हासिल होता है। तो आमदनी, कुल आमदनी को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, कीमत और कुल मिकदार को ज़र्ब, कीमत को मिकदार से ज़र्ब करने से कुल आमदनी हासिल होती है। अलामती तौर पर इसका इज़हार टी आर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। टी आर जो है टोटल रेवेन्यू है, पी जो है यहाँ पर प्राइस है और क्यू जो है क्वांटिटी है। पी प्राइस यानी कीमत है, क्यू क्वांटिटी यानी मिकदार है, शय की मिकदार है। तो इस तरह से टी क्यू हासिल होता है, इस तरह से टोटल रेवेन्यू हासिल होता है, कुल आमदनी हासिल होती है। तो ये कुल आमदनी को इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से अब यहाँ पर औसत आमदनी को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। औसत आमदनी जिसको हम एवरेज, औसत आमदनी AR जिसको हम कहते हैं, औसत आमदनी, एवरेज रेवेन्यू जिसको हम कहेंगे, एवरेज रेवेन्यू। तो सिंपली इसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अलामती तौर पर इसको भी एक्सप्रेस किया जाता है, AR इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू अपॉन TQ, टोटल क्वांटिटी सोल्ड जो होता है। तो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उर्दू में आसान अल्फाज में इसको हम इस तरह से बयान कर सकते हैं कि अशिया और खिदमात की एक इकाई के फरोख्त से होने वाली, यानी अशिया की एक इकाई से की फरोख्त से, एक इकाई को बेचने से हासिल होने वाली जो आमदनी होती है, जो इनकम होती है,
वो औसत आमदनी कहलाती है। तो अलामती तौर पर इसका इज़हार इस तरह से सिंबॉलिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज AR इज इक्वल टू TR अपॉन TQ। तो AR जो है एवरेज रेवेन्यू है, TR जो है टोटल रेवेन्यू है अपॉन TQ, यानी TQ जो है टोटल क्वांटिटी सोल्ड, यानी जो सोल्ड की गई टोटल क्वांटिटी। तो इससे एक इकाई की फरोख्त से हासिल होने वाली आमदनी हमें हासिल होती है। तो इसको अलामती तौर पर इस तरह से इसको इजहार किया जाता है। इसके बाद जो है हमारा लास्ट पॉइंट जो है हाशियाई आमदनी, जिसको हम कहेंगे MR। हाशियाई आमदनी, मार्जिनल रेवेन्यू जिसको हम कहते हैं, हाशियाई आमदनी MR, मार्जिनल रेवेन्यू। इसको भी अलामती तौर पे इसको भी उसी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, अलामती तौर पर इसका भी इज़हार कर सकते हैं। तो हाशियाई आमदनी क्या है? हाशियाई आमदनी जिसको सिंपली इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक शय की जायद इकाई के फरोख्त से हासिल होने वाली आमदनी को क्या कहा जाता है? आमदनी को हाशियाई आमदनी कहा जाता है, हाशियाई आमदनी कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर 10 टेबल फरोख्त किए गए, 10 टेबल फरोख्त किए गए, एक टेबल की कीमत जो है यहाँ पर 10 टेबल फरोख्त किए गए, एक टेबल की कीमत फॉर एग्जांपल आसान अल्फाज में 40 रुपीज है। 40 इंटू 10 कितना होता है? 40 इंटू 10 400 होगा, बराबर है। यानी 10 टेबल, ये इसलिए आसान लिया गया फिगर ताकि आप कैलकुलेशन बेहतर तरीके से कर सको और इसको समझ सको। तो 10 टेबल 40। अब 11वां टेबल जब फरोख्त करता है तो यहाँ क्या होता है? 11वां टेबल फरोख्त करने पर क्या हासिल होता है? टोटल रेवेन्यू 4200 हासिल होती है, यानी 420 होता है। या 10 टेबल 400 रुपये से 10 टेबल ले लो आप, 4000 होता है, 4000 होता है। अब 11वां टेबल फरोख्त करने से क्या होगा? 11वां टेबल जो है फरोख्त किया गया तो 2, यानी 11 टेबल इस तरह से हासिल हुआ, या 4000। इसको सिंपली इस तरह से भी कह सकते हो आप, इस तरह से भी कह सकते हो कि 4200 11वां टेबल फरोख्त किया गया। अब इसका मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? तो हम इसको इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हाशियाई आमदनी, मार्जिनल रेवेन्यू। तो इसको डिफाइन करना है। मार्जिनल रेवेन्यू से मुराद शय की जायद इकाई के फरोख्त से हासिल होने वाली आमदनी जो होती है मार्जिनल रेवेन्यू कहलाती है। मार्जिनल यानी हाशियाई आमदनी कहलाती है। अब इसको अलामती तौर पर इस तरह से MRN इज इक्वल टू TR टोटल रेवेन्यू माइनस अजाती इकाई क्या है? TR(n-1), इस तरह से इसको जाहिर किया जाता है अलामती तौर पर। अब यहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पर टोटल रेवेन्यू जो था 4000 था, 4000 में से यहाँ पर 4200 एक जायद इकाई से, तो जायद इकाई से हासिल होने वाली हाशियाई, यानी जो हाशियाई रेवेन्यू होगा, मार्जिनल रेवेन्यू जो होगा वो 200 रुपये होगा। यानी जायद इकाई से के फरोख्त से हासिल होने वाली आमदनी जो है 200 रुपये है। तो इस तरह से आप इसको वाज़े कर सकते हो। तो ये हाशियाई आमदनी है। तो अजीज़ तलबा और तालिबात, इस तरह से हम आसान तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो औसत आमदनी, हाशियाई आमदनी, इसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बेहतर तरीके से।